ऑडियंस आज हमारे साथ हैं आशीष आशीष राजपाल, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 24 लिया है गेट 2020 में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 24 है। तो सबसे पहले मैं आशीष का कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा रैंक अचीव किया। इन्होंने बीटेक किया है थापर यूनिवर्सिटी से और रैंक 5 है इनका आईएमआरसी के एग्जाम में भी एज असिस्टेंट मैनेजर। आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, Jyotish. Actually, I'm very privileged. We are sharing my journey with you. मुझे बहुत ही privileged feel हो रहा है and I'm feeling honored also. ओके, गुड टू सी। मुझे लगता है कि आपने इस अचीवमेंट को लेने के लिए बहुत मेहनत की होगी। Am I right? Exactly. It's been a 3 year journey. मतलब 3 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहा था to achieve this feat. हाँ। तो शुरू से कहीं ना कहीं मतलब वो हर बंदे की मतलब हर किसी के लाइफ में ही होती है कि एक पुश मिलना होता है उसको कि यार अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे कुछ अचीव करना चाहिए। तो ये सब चीजें देखते हुए ना मैंने हाँ। पूरी मेहनत लगाई अपनी 3 साल और आज मैं यहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कितना मुश्किल था इस जर्नी को, थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे? देखो ये इट ऑल स्टार्टेड विद माय कॉलेज। मतलब मुझे जब कॉलेज की प्लेसमेंट थी तो मुझे एक टाइम पर ऐसा लगा था कि मेरे को अपनी ना ड्रीम प्लेसमेंट कंपनी नहीं मिली। हाँ। तो वहीं से और हमेशा से मैंने अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट समझा था और मुझे लगता था कि मैं आई कैन अचीव लाइक गुड प्लेसमेंट्स इन गुड कंपनी। तो बट वो अचीव नहीं हुआ तो फिर वही होता है कि एक बंदे को हिट करती है चीज। और हाँ। लाइफ हाँ। में जब कोई चीज हिट करती है ना तुम्हें फेलियर काइंड ऑफ, और अगर हाँ। तुम उस चीज को एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करते हो तो आई गेस वो बेस्ट चीज होती है आपकी लाइफ। तो हाँ। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। नाउ यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू शो द वर्ल्ड लाइक यू हैव द पोटेंशियल। तो वहां मैंने देखा तो मैंने बाकी सर्च किया गेट एग्जामिनेशन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो वहां से मुझे लगा कि इसमें कुछ करना पड़ेगा और इनफैक्ट मेरा इंटरेस्ट भी था मेरे हाँ। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स में। हाँ। तो हाँ। मैंने फर्स्ट ईयर प्रिपेयर किया, देन सेकेंड ईयर किया, 2 ईयर मुझे अचीवमेंट नहीं मिली। दो दैट वाज नॉट फेलियर एक्चुअली, वो सक्सेसफुल अचीवमेंट नहीं थी। बट फिर भी मुझे एक ट्रैक पता लग गया था कि दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक, अब मुझे यही करना है तो क्यों ना अच्छे से किया जाए। तो वो 2 साल मैंने अपनी गलतियों को सुधारा और 2020 में मुझे जहाँ 2020 लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, वहाँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है 2020। तो आप, एग्जैक्टली हाँ, तुम तो थैंकफुल हो गए 2020 के कि ये 2020 आया तो मेरी लाइफ बदली। सही बात है। इस मैं यही डिफिकल्ट सोचता हूँ जर्नी को, कि इस जहाँ डि- पर सभी की जॉब्स जा रही हैं वहां मुझे एक्चुअल में जॉब्स मिली। हाँ, मतलब इतना एग्जैक्टली टाइम वही वेट वही करने मैं के कहना चाह बाद। रहा हूँ। तो यानी हम ये नहीं मान के बैठ सकते कि एक समय ये सभी के लिए मुश्किल है। अगर कोई आदमी मुश्किल दौर से निकल रहा है तो कोई आदमी उसमें अपॉर्चुनिटी भी तराश रहा है। एग्जैक्टली अगर मतलब वही बात है कि मैं पीछे से हार्डवर्क करता आ रहा था और अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करता आ रहा था। तो मुझे हाँ। था कि कहीं ना कहीं जाके अचीवमेंट मिलेगी। अब ये नहीं पता था कि 2020 ऐसा ईयर आएगा जहाँ जॉब्स नहीं होंगी लेकिन मुझे जॉब्स मिलेगी। तो हाँ। ये नहीं सोचा था। लेकिन खैर जो होता है वही बात है कि अब जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो इस साल मुझे बिल्कुल, ऐसे लग रहा है बिल्कुल। मेरे साथ वही होने वाला है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो इतने मुश्किल चैलेंज को तुमने आसान कैसे बनाया? देखो दो बातें होती हैं। मुश्किल कब होता है चैलेंज, जब हमारा इंटरेस्ट ना हो। सबसे हम्म। बड़ी बात तो यही आ जाती है कि चैलेंज इतना मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता। एग्जैक्टली, अब मुझे एग्जैक्टली। क्या था कि मुझे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था मेरा। हाँ। और तब मुझे लगने लगा कि यार मतलब मैं इसमें अच्छा हूँ। लाइक मेरे को आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ कि जेई की भी मैंने प्रिपरेशन करी थी, वहां पर भी मुझे इतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिली थी। तो हम्म। कहीं ना कहीं वो बेस वहीं से स्टार्ट हो गया था मेरा कि हम्म। टेक्निकल सब्जेक्ट कुछ करना है तो उसमें बढ़िया से करना है। तो वही चैलेंज को मैंने देखा कि इसमें इंटरेस्ट है, इसकी पढ़ाई करो ढंग से। हम्म। एंड फिर मन में ये भी आता था कि जब करना ही यही है तो क्यों ना उसे अच्छे तरीके से किया जाए और क्यों ना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट लेके निकला जाए इसको। तो बस बिल्कुल, एक बिल्कुल। पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है। ये तो आप सबके व्यूवर्स को मैं बताना चाहूंगा, एक पॉजिटिव और रिलैक्स माइंड तो हमेशा जरूरी है किसी भी टफ चैलेंज को फेस बिल्कुल, करने के आप स्ट्रेस लेके कोई काम ना करें, आप इंजॉय करते हुए कोई भी काम करें तो सफलता आपके चरण चूमती है। लिए। एग्जैक्टली तो इन सही। शॉर्ट, व्हाट इज योर सक्सेस फॉर्मूला? देखो मतलब वैसे तो बहुत वेरियस एलिमेंट्स हैं इसके सक्सेस हम्म। फॉर्मूला के। हम्म। देखा जाए मेरी फैमिली सपोर्ट्स, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो थी वो भी हम्म। कहीं ना कहीं एक पिलर थी मेरे लिए कि हाँ उनको भी हम्म। कुछ करके दिखाना है। हम्म। प्लस फैमिली मेंबर्स हो गए ये सब। वही इंटरेस्ट की बात मैंने आपसे करी। हम्म। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे फर्स्ट ईयर भी अटेम्प्ट में नहीं निकला था, हम्म। सेकेंड ईयर भी नहीं निकला, तो दीज वर टू बिगेस्ट फेलियर। हम्म। तो मुझे लगा कि यार
मैं था तो सही पाथ पे, लेकिन क्यों नहीं अचीव हुआ। तो मैंने फिर एक दो बुक्स पढ़ रहा था मैं उस टाइम, पॉजिटिव बुक्स भी पढ़ रहा था। तो उसमें एक जगह एक पोयम पढ़ी थी मैंने, शायद वो रिलेटेड टू तुम मुझको कब तक रोकोगे, ये अमिताभ बच्चन की पोयम है। तो वहां से बहुत बड़ी मुझे होप मिली कि चैलेंज फेस कर रहा है तू, और मतलब तू नहीं थक सकता, तू यू हैव टू अचीव। मतलब हर पॉइंट पे जाके तुम्हें कोई ना कोई एक स्टेप ऐसा मिलेगा जहां पर तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम नहीं कर, तो वही तुम्हारी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। वही तुम्हें डिसाइड करना है कि यस आई कैन डू दिस एंड आई हैव टू डू दिस। तो हर वो हर मेजर रात के पॉइंट बाद था, सवेरा मतलब होता ही होता है, और वो हाँ रात वही थी कि एग्जैक्टली अब ये रात है, बस इसके बाद तो सवेरा ही सवेरा होगा। हाँ, वो उस पॉइंट पे तुम्हें डिसाइड करना होता है कि नहीं, अब तो चैलेंज एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है, अब तो तुम गिरे हो, अब तो ही खड़ा होना है। ये बहुत जरूरी होता है। तो ये 3 साल का संघर्ष कैसा था, कैसे बीते ये दिन, क्या वर्क शेड्यूल था, डेली रूटीन क्या था, किस तरह से पढ़ाई करते थे अपनी? मैं बताता हूँ, इसमें तो बहुत बहुत सारी स्टोरीज इन्वॉल्व हैं। मतलब जब मेरे फ्रेंड्स पार्टीज करने जाते थे, मैं लाइब्रेरी जाता था। लोगों की कॉलेज में प्लेसमेंट्स हो रही थी, मैं मतलब आई वाज शॉक कि मैं नहीं उनको अटेंड कर पाता था, लेकिन फिर अगेन लाइब्रेरी या अपनी कोचिंग जाता था और प्रिपेयर करता था उसके लिए, एग्जाम के लिए। ये सब था। इनफैक्ट मैं अपनी कॉन्वोकेशन भी अटेंड नहीं करने गया था, क्योंकि मेरी एक क्लास थी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स थे, बट स्मॉल स्टेप्स जो है वो, मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर तुम थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, ऐसे नहीं कुछ मिलता। एग्जैक्टली वो तुम्हें खुद को भी रियलाइज कराना है कि लाइक यू आर सेक्रीफाइसिंग दिस, नाउ यू हैव टू अचीव बिग। तो ये बहुत जरूरी होता है। अगर तुम कुछ फेल कर रहे हो और सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो तुम्हें रियलाइज करना होगा कि तुम्हें अचीव भी करना है। तो वो चीज रख के चलो मन में, और तुम कर सकते। अच्छा, कई बार ऐसा होता होगा कि टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी क्या टिप्स आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे कि टाइम मैनेज करना ऑडियंस के लिए आसान हो जाए? लोग क्या सोचते हैं, टाइम मैनेजमेंट एक ना बहुत बड़ी चीज बना रखी है कि टाइम मैनेज करना 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ऐसे। बट मेरा सिंपल सा एक फंडा था। दिन में जब सुबह उठता था, तब मैं डिसाइड कर लेता था कि इतने सब्जेक्ट का इतना पार्ट, इतने क्वेश्चंस लगाने हैं। और ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ छोटा सा मतलब क्वांटिटी सिलेक्ट करता था। मैं सिलेक्ट करता था अच्छी क्वांटिटी कि ये मुझे करना है दिन में, और रेस्ट ऑफ द डे मैं कुछ भी करूं उससे कुछ मैटर नहीं करता, वो जरूर करना है। हर दिन का एक नया शेड्यूल होता था, ऐसे कोई फिक्स प्लान नहीं था मेरा। मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मतलब एक बहुत बड़ी चीज नहीं है टाइम मैनेजमेंट। हाँ, वैसे तो डिपेंड करता है सभी के ऊपर। लाइक बस मेरा एक ये था कि जैसे एग्जाम से 1 महीना पहले टेस्ट सीरीज देनी है, तो उसमें मैं सोच के रखता था कि संडे को मैंने फुल टेस्ट देना है। मतलब ये थोड़ा बहुत माइंड तुम्हें मेकअप करके रखना होता है कि भाई हाँ, ये इस दिन ऐसे पढ़ूंगा, वीकेंड के एंड में मैं उसका टेस्ट दे दूंगा, एंड देन मुझे वो रिवाइज भी हो जाएगा, और उसको जो टेस्ट दिया है उसकी भी रिवीजन कर दूँ। ये बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह यहीं से से तुमने टाइम मैनेजमेंट होता जाता है, सब यहीं आ जाता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट की लाइफ का। अगर जिसने उसको समझ लिया, वो बच्चा आगे बढ़ता चला जाएगा, और जो नहीं समझ पाया वो उसकी तो ब्रेक लगनी तय है। Exactly, अच्छा, वो है जरूरी कॉन्टिन्यूस, क्या तुम कॉन्टिन्यूस पढ़ते थे या बीच में ब्रेक्स भी लेते थे एंटरटेनमेंट के लिए और अदर सोशल एक्टिविटीज के लिए? देखो, सबसे बड़ी बात, जिस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, गेट एग्जामिनेशन की, वो मोर और लेस एक कंसेप्ट बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो उसमें क्या है कि तुम्हें चीजें समझनी है। तो मेरा फंडा यही रहता था कि मैं अपने जो सब्जेक्ट है ना, उसके कंसेप्ट अच्छे से थोरोली रिवाइज करता रहूं, और बीच बीच में से स्पेस लेके अपनी मेंटल हेल्थ भी बना के रखूं। ये बहुत जरूरी होता है। गेट एग्जामिनेशन तुम्हारा कंसेप्ट और मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करता है तुम्हारा, क्योंकि 3 घंटे में तुम्हारी किस्मत लिखी जाती है तुम एग्जाम देते हुए उस टाइम। कि तुमने अगर क्वेश्चन अचीव कर लिया, कर पाए वो क्वेश्चन, तुम बहुत बढ़िया। नहीं हुआ तो तुम्हारी एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारी 1000-2000 रैंक पीछे जाएगी। सिंपल सा फंडा ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चकते बहुत का जरूरी डायलॉग था याद कि आ जाता अपनी है कि जिसमें शाहरुख खान कहते हैं कि ये 40 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, बस ये वो गेम खेलो कि। तो यानी एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या थी, कि किस स्ट्रेटेजी से तुमने एग्जाम दिया और उसको क्लियर किया? क्योंकि मैंने सुना है कि बिना स्ट्रेटेजी के एग्जाम अगर दिया जाए तो वो भी
आप कभी भी सफल नहीं हो सकते उससे। गेट में 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं। गेट में एक एक्यूरेसी, एक टाइम मैनेजमेंट, जो तुम्हें कैसे टाइम करना है, वो स्ट्रेटेजी तो तुम्हारी रहती है। तो ये हाँ, सब बेसिकली मिला के बहुत बहुत मैटर करती हैं तीनों चीजें। हम्म, तो मेरा ऐसा था कि मतलब मैंने ऐसे प्रैक्टिस करते करते मैंने एक अपना एक तैयार कर लिया था कि ना कंसेप्ट जो है, मतलब हम्म, टाइम बहुत मैटर करता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। तो हम्म, उसमें मैंने ऐसा बना लिया था अपने दिमाग को कि ना मेरे कंसेप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आए। मतलब कभी भी मैं क्वेश्चन देखूं और मुझे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ आना जाना चाहिए कि मुझे कैसे इसको अप्रोच करना है। ये हम्म, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी ना स्टूडेंट्स लैक कर जाते हैं एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने। हम्म, मतलब मैं बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को, लाइक अगर तुम कोई कोई क्वेश्चन पढ़ो, जो हम्म, भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, तो तुम क्वेश्चन पढ़ो, उसको उस तरीके से पढ़ो कि तुम्हें रियलाइज हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या डिमांड क्या कर रहा है, क्या हम्म, पूछना क्या चाह रहा है। हम्म। तो वहीं आधा खेल तो तुम्हारे हाथ में वहीं आ जाता है। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी एग्जैक्टली। और प्रैक्टिस भी होती है, सभी प्रैक्टिस करते करते ये स्ट्रेटेजी बनती है। यानी तो उड़ती चिड़िया जो यही आदमी पहचानना सीख गया वो आदमी ही कामयाब है, अदरवाइज नहीं। एग्जैक्टली, वो पहले से प्रेडिक्ट कर गया कि क्या पाथ रहेगा उसका, हाँ, और उसके बेसिस पे वहां से उसने गन फायर कर दी तो वो एग्जैक्टली। अचीव कर लेगा उसे। हम्म। अच्छा, क्या आप फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है इतना जब लगातार आप पढ़ाई करते हैं? फिजिकल, मेंटली, हर इमोशनली, सब 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 इफेक्ट करता है। अगर तुम पढ़ते रहोगे, सिर्फ पढ़ते रहोगे, हाँ, लाइफ में अदर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। हाँ, तो मेरा फिजिकल बहुत मैं फिजिकल हेल्थ को कैसे मेंटेन किया? मेरे जहाँ से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, पास में एक टेबल टेनिस का कोर्ट था। आई लाइक प्लेइंग ओके। टेबल टेनिस, तो मैं चला जाता था। मतलब हर रोज नहीं जाता था, हाँ, मतलब ऐसा होता था 2-3 दिन बाद अपने आप को, लाइक हाँ, थोड़ा सा फर्स्ट टू चेंज फील गुड मैं चला। चेंज करने के लिए, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, एक एक 2 घंटे आराम से खेल के आओ, हाँ, रिलैक्स करके आओ वहां पर। हाँ, तो क्योंकि कंटिन्यूअस यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि कंटिन्यूअस कभी स्टडी मत करना, उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। मुझे याद है कि +2 में मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था एजुकेशन के प्रति, स्टडीज के प्रति। तो मैं दिन रात एक करके मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, ना खेल कूद, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, ना सोशल एक्टिविटी। मतलब कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आई वाज लाइक हाफ मैड, इतना इतना डिप्रेस्ड हो गया, इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया, आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, जबकि मुझे सब कुछ आता था। लेकिन मैं नहीं, शायद यही मैं हाँ, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई कोई सोशल एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था मैं। तो नहीं, एक्चुअली मेरी बैलेंस मेरे जो बनाना फर्स्ट बहुत 2 जरूरी अटेम्प्ट है। थे, एग्जैक्टली मेरे जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट थे, उसमें मैंने रियलाइज यही किया था कि मेरे शायद मेंटली फिट नहीं बैठ रहा। मैं एग्जाम मेंटल टेम्परामेंट नहीं लेके जा रहा। मतलब हम्म, मैं नर्वस हो जा रहा हूँ, एंजाइटी भर जा रही है। बट हम्म, वही है वो जब मतलब वही है कि हर स्टेप पे तुम्हें रियलाइज करना होगा कहाँ तुम गलती कर रहे हो, और हम्म, वही। और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी फिजिकल जो है एक्टिविटीज या कुछ भी सोशल एक्टिविटीज मेरे ना मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करती हैं एग्जाम में। तो ये मुझे हम्म, रियलाइज हो गया, एंड देन मैंने उसको फोकस किया हर प्रैक्टिस सेशन में अपने, हर हम्म, टेस्ट सीरीज में। तो हम्म, मैंने यही रियलाइज किया कि जितना कूल होके दिया जाएगा उतनी एग्जैक्टली। कूल बढ़िया रहेगा। तो यही था इस बार का मेरा अच्छा, ये मेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टेबिलिटी। जाने का विचार कैसे आया? लोग पहले चूज आई नहीं वाज करते, नॉट नॉर्मली इस फील्ड को चूज नहीं हाँ करते। एक परसेप्शन है लोगों में। पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं था इलेक्ट्रिकल में। जब मैंने लिया था इलेक्ट्रिकल हम्म, इंजीनियरिंग, उससे पहले आई वाज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। हाँ, हाँ, कंप्यूटर साइंस में भी नहीं, खैर इतना नहीं था। हम्म, और लेकिन मैकेनिकल में बहुत इंटरेस्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कॉलेज अच्छा मिल रहा था, लेकिन स्ट्रीम अच्छी नहीं मिल रही थी। हम्म, तो मैंने कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दी। और मैं आज रियलाइज करता हूँ, मैं मतलब लाइक आई एम वेरी लकी कि मैंने अच्छा कॉलेज प्रेफर किया और स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम में मेरे को पता नहीं कैसे वहां मेरा इंटरेस्ट बन गया। और हम्म, मुझे इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि हल्का बहुत मिला हुआ इंटरेस्ट, पता नहीं हम्म, क्यों मुझे खुद से इंटरेस्ट आने लगा उसमें। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैथ एंड कंसेप्ट, ये बहुत जरूरी है। हम्म, अगर तुम्हें कंपेरेटिव एग्जाम में जाना है तो तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छा होना हम्म, चाहिए। और हम्म, 11th 12th में मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, मैं मानता हूँ इस बात को। हम्म, तो बस वहीं से फिर मुझे इंटरेस्ट मिलता गया, हम्म। एंड मेरे को सब्जेक्ट्स में मजा आने लगा। और वही मजे मजे के चक्कर में मैंने गेट का एग्जाम दिया हम्म। और अचीव कर लिया यानी मैंने। जिस स्टूडेंट का मैथ अच्छा है उसके लिए हम ये मान सकते हैं कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्टली, उसको इस फील्ड इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग जाना। के लिए मैथ्स मैथ्स बहुत अच्छा हम्म। होना जरूरी है। अच्छा, अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बीटेक आज की डेट में एक ऐसा ऑप्शन बन गया है जिसको हम कहते हैं कि हर भेड़ बकरी उसी रास्ते पे जा रही है, ठीक है। हाँ, तो उस ये सोसाइटी में आ गया था। इतनी ज्यादा भेड़ चाल हो गई है कि करियर अगर है भी सही तो वो भी अब उनकी वैल्यू नहीं रही है। और इवन इंडस्ट्रीज भी आज की डेट में आईटीआईज और इनको कुछ जॉब्स के लिए ज्यादा प्रेफर करने लगी हैं।
ऐसे केस में हमारे स्टूडेंट्स के पास जो बीटेक कर चुके हैं या कर रहे हैं, बीटेक के बाद क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ जो स्टूडेंट्स को अक्सर नहीं पता होती? देखो, एक जैसे जितनी क्वांटिटी में इंडिया में लोग इंजीनियरिंग प्रेफर करते हैं, अब उसके अकॉर्डिंगली इतने लाइक इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं रही हैं हुँ, देखा जाए तो, हुँ, पर्टिकुलरली टूवर्ड्स द टेक्निकल फील्ड। हुँ, बट और वेरियस अदर फील्ड्स बहुत है जिसमें तुम जा सकते हो, जिसको तुम परस्यू कर सकते हो। लाइक हुँ, एक मैंने पूरा चार्ट बनाया था इसको लेके हुँ, कि कहाँ कहाँ आप प्रेफर कर सकते हैं जाना। देखो, कुछ कुछ कईयों का इंटरेस्ट रहता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, तो वो MS M.Tech हुँ, इन टेक्निकल फील्ड्स में रहते हुए कर सकते हैं। इनफैक्ट गेट के थ्रू भी किसी को अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का लाइक इंटरेस्ट है, तो गेट हुँ। के थ्रू भी एक कॉलेज है निटी मुंबई, उसमें भी तुम बहुत अच्छे से अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आगे प्रेफर कर सकते हो, परस्यू कर सकते कौन-सा कॉलेज? हो। और निटी मुंबई, ओके। वो दैट इज मोर रिलेटेड टुवर्ड्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट हुँ, हुँ, इंडस्ट्रीज। ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि लाइक गेट गेट के थ्रू जाना होता है, एंड गेट भी आजकल अब मतलब लोग प्रेफर नहीं कर रहे क्योंकि इसके कंपटीशन को देखते हुए, कॉम्पिटिशन एंड बहुत वेरियस ज़्यादा अदर है। एग्जाम। हुँ, एग्जैक्टली, इंडिया में कंपटीशन हर एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा है। हुँ, और like और opportunities after BTech is MNCs, big MNCs, प्राइवेट, अगर किसी को इंटरेस्ट है प्राइवेट कंपनीज में रहते हुए, वहां पर परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद वेरियस अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जैसे मेरा LMRC का हुआ एग्जाम, हम हुँ, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो वहां पर मैंने मतलब स्टडी वही थी, स्टडी नॉलेज सब वही था, बस टेस्ट हुँ, अलग होता है गवर्नमेंट का। हुँ, और जैसे अगर कोई आर्मी में प्रेफर करता है या एयरफोर्स में प्रेफर करता है, तो उसके लिए अदर एग्जाम होता है, CATF एग्जाम होता है आफ्टर बीटेक। हुँ, हुँ, एंड PSC के तो वेरियस एग्जाम आर, वो तो सभी के लिए ओपन है, अगर वहां पर भी कोई अपना परस्यू करना चाहे। बेसिकली बीटेक मुझे ऐसा लगता है, बीटेक अगर तुम किसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, तो एक तुम्हें एक आइडिया लग जाता है कि हाउ टू सर्वाइव फर्दर आफ्टर कॉलेज। ये हुँ, बहुत बहुत अच्छी चीज है बीटेक की, जहां तक मैंने फील करी, एंड मैंने उसको बहुत पॉजिटिव वे में रियलाइज करते हुए आगे अपनी जर्नी बिल्ड की गेट एग्जामिनेशन की। हुँ, एंड जैसे मेरे काफी लोग मतलब लाइक स्टार्टअप कर रहे हैं अभी अभी लाइक 20-24 की एज में, हुँ, तो लाइक वो भी हम कर सकते हैं। मतलब एक आइडिया लग जाता है हमें बीटेक के बाद कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हुँ, मैं मानता हूँ कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है, जो 11-12 सिस्टम है, वो इतना लाइक मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड मार्क्स है। वो अपनी सराउंडिंग्स को देख के नहीं बनाया गया वो एजुकेशन सिस्टम। बट जब हम बीटेक में होता है ना, तो हमें एक हैंड फ्री मिलता है टू रियलाइज आवर इन्वायरमेंट कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हुँ, तो वहां पर भी हमें एक मतलब समझ लगती है कि क्या क्या कर लेना चाहिए। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, तुमने आईईएस भी क्लियर किया, तो आईईएस के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसमें जाने का क्या प्रोसेस है और इसकी प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हैं? फर्स्ट और ऑफ ऑल, क्या? जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, वो अब टोटली ही चेंज होती जा रही है रिसेंट करंट 2 इयर्स में, क्योंकि हुँ, सी सेट के थ्रू लेने लगे हैं, सिविल अच्छा, सर्विसेज के थ्रू भी लेने लगे हैं। बट अच्छा। अभी अभी फिलहाल ये वो तो 1-2 साल का चेंजेस हैं, बट आजकल में ऐसा सिस्टम है उनका, दिस इज द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन कम अंडर द UPS। हुँ, तो ये ग्रेड A ऑफिसर की रैंक देता है तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम। इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू लाइक तुम रेलवेज में जा सकते हो, लाइक इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हुँ, एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सब हुँ, अपॉर्चुनिटीज रहती हैं तुम्हारे पास इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करने के बाद। एंड जहां तक मैंने क्लियर किया था लास्ट ईयर, आई अपीयर्ड इन द ESC इंटरव्यू ऑल्सो। मतलब वो हुँ, थर्ड स्टेज होती है। फर्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, हुँ, सेकेंड इज योर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, एंड थर्ड इज पर्सनल इंटरव्यू। तो मेरा हुँ, पर्सनल इंटरव्यू तक हुआ था, आगे फर्दर नहीं हुआ था मेरे से। हुँ, तो ये होता मोटा मोटा कि ये कैसे कैसे होगा। एंड देन और इंजीनियरिंग सर्विसेज लाइक टोटली टेक्निकल भी रहता है इसमें, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल साइंसेस के सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे हुँ, कि एनवायरमेंट हो गया, वेरियस अदर इकोनॉमिक्स का भी पार्ट होता है थोड़ा बहुत। तो हुँ, बेसिकली जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है ना, वो तुम्हारी प्रिजर्वेशन चेक करती है गवर्नमेंट सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो तुम्हारी प्रिजर्वेशन चेक करते हैं कि तुम हर सिचुएशन में कितना काम और कितने पीस मेंटेन करके आगे बढ़ सकते हो, कितने हुँ, प्रिजर्व रख सकते हो अपने, कितना होल्ड रख सकते हो अपने ऊपर। तो हुँ, ये चेक करता है थ्रू आउट द इंजीनियरिंग सर्विस मतलब एग्जाम जो होता है।
और लाइक ये 1 साल का भी एग्जाम होता है, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग एग्जाम। तुम्हें अपना स्टेमिना बूस्टअप करके रखना होता है पूरे साल तक। ये बहुत जरूरी है इंजीनियरिंग सर्विसेज। यानी टेम्परामेंट का सारा खेल है, जितना अच्छा टेम्परामेंट होगा उतना आप आगे जा सकते हैं इसमें। एग्जैक्टली। अच्छा, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं जो बीटेक के बाद आगे कंपटीशन एग्जाम की जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, उनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? कौन सी वेबसाइट्स उनको जानी चाहिए? कौन सी मैगजीन्स उनको सब्सक्राइब करनी चाहिए? देखो, अगर जैसे मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज भी प्रिपेयर किया था, अगर कोई यूपीएससी से रिलेटेड भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो वेरियस प्लेटफॉर्म्स है यूट्यूब पे, लाइक स्टडी आईक्यू, ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तुम जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है तो आई वुड प्रेफर कि तुम टेक्स्ट बुक्स प्रेफर करो। लाइक अच्छा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पीएस भीमरा है, नागराज कोठारी है, मतलब मेजरली टेक्स्ट बुक्स कंसिडर करो जो बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखे। एंड मतलब मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने उन्हीं टेक्स्ट बुक से एक अपने नोट्स बना लिए थे और उनको बार बार रिवाइज करता था। ये बेस्ट सोल्यूशन होता है प्रिपेयर करने का, अपना कंटेंट तैयार करने का। और उसके बाद बात आती है, तुमने प्रिपेयर कर लिया, तुमने रिवाइज कर लिया, उसके बाद बात होती है तुम्हारी टेस्ट सीरीज देने की। टेस्ट सीरीज तो बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट करता है तुम्हारी प्रिपरेशन में। अगर वो तुम्हारे प्रैक्टिस सेशंस काफी अच्छे हैं तो तुम एग्जाम में बहुत अच्छे से वेल परफॉर्म करोगे। एक दो टेस्ट सीरीज मैंने प्रेफर करी थी, जैसे एक तो स्मार्टो की थी, स्मार्टो सिस्टम की टेस्ट सीरीज, मतलब एक ईएस मास्टर की भी प्रेफर करी थी, तो मुझे बहुत से सिस्टमेटिक वे में लगा था। तो वहां से मैं बार बार रिवाइज कर लेता था कि क्या मेरी गलतियां करी हैं किस क्वेश्चन में। ये चीजें होती हैं जो तुम्हें एक एज प्रोवाइड करती हैं, तो इन पे फोकस रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूंगा कि स्मार्टो सिस्टम्स की जो प्रेप जोन है, टेस्ट सीरीज है, उसमें इंडिया के लगभग सभी एग्जामिनेशंस के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप लोग भी साइन अप कर सकते हैं स्मार्टो सिस्टम्स प्रेप जोन के लिए। और जैसा कि आशीष ने बताया कि टेस्ट सीरीज जो है आपकी लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीकली टेस्ट देना, हर 3 दिन बाद देना, 4 दिन बाद देना, और अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। क्यों आशीष? ये एग्जैक्टली मैं बता, मतलब मोर देन 60% ये वर्क करता है टेस्ट सीरीज तुम्हारा एग्जाम की प्रिपरेशन में। रिवाइज पढ़ हर कोई लेगा, उसको रिवाइज भी हर कोई कर लेगा, लेकिन जब मतलब नेशनल लेवल पे बैठ के तुम अपने आप को एवेल्युएट करते हो टेस्ट सीरीज में, तो तुम्हें फाइनली रियलाइज होता है वेयर यू स्टैंड एंड तुम्हें और कितना प्रिपेयर करना है। तो बस वही है, उसको काफी बच्चे होते हैं जो टेस्ट सीरीज के मार्क्स को लेकर काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको वही है कि उस फेलियर को समझना चाहिए कि नहीं, अभी तो वर्क करना बाकी है। तो बस वो वर्क करते रहना और बस अपने आप को होल्ड करके रखना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, ये बहुत जरूरी होता है। टेस्ट भी वीकली शेड्यूल करने होते हैं। तो स्मार्टो सिस्टम की टेस्ट सीरीज जब आपने दी, तो क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले? मतलब मुझे ऐसा लगा कि देयर वर सम यूनिक क्वेश्चन दिस ईयर इन गेट एग्जामिनेशन, और कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे लगा कि मेरी टेस्ट सीरीज के साथ मैच कर। तो मतलब नॉट टोटली पूरा क्वेश्चन नहीं था, लाइक कुछ पार्ट उसका था जो उससे सिमिलर था, और मतलब वो मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ा था ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो मुझे उस पर होल्ड मिल गई थी। और जब तुम ऐसे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तुम्हारा, तुम्हें रियलाइज होता है नाउ यस आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन, मतलब लाइक अ वेरी इजी पाथ नाउ। तो ऐसे क्वेश्चन रहने बहुत जरूरी होते हैं। तो एक क्वालिटी चाहिए तुम्हारी टेस्ट सीरीज में, दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय स्मार्ट सिस्टम। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू गेट? मेरा तो मतलब लाइक बताया मैंने आपको कि मुझे एग्जाम वहाँ प्लेसमेंट में अच्छी नहीं होप थी, तो मैंने गेट के थ्रू किया। तो अब काफी लोगों को रहता है गेट के थ्रू जो अचीव करना चाहते हैं, जो वर्क करना चाहते हैं पीएसयूज में, अपनी पब्लिक सेक्टर सर्विसेज देना चाहते हैं अपनी। तो एक तो लोग वो प्रेफर करते हैं गेट एग्जामिनेशन, और दूसरे जो एमटेक करना चाहते हैं इंडिया में, आईआईटी गेट स्कोर हमेशा वैलिड रखती है। एंड एक थर्ड ऑप्शन रहता है निटी मुंबई का, तुम्हारे पास बिजनेस से रिलेटेड। एंड गेट के आगे और फर्दर भी है, लाइक एमएस के लिए भी काफी फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी गेट स्कोर वैलिड रखती हैं अपने यहाँ। एंड ये सब चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपना इंटरेस्ट देखना होगा कि तुम आर यू टेक्निकल गाय, आर यू। मेरा सवाल ये है कि गेट का एग्जाम कैसे दिया जाता है, मतलब कि उसको अप्लाई कैसे किया जाता है? ओके, एग्जाम को लाइक अगस्त और मे बी सितंबर में। अच्छा।
सितंबर में वो अपने एप्लीकेशन निकालते हैं गेट IIT दिल्ली, तो बस उसे फिल करो, जस्ट डेट आ जाती है, देन यू हैव टू गिव द एग्जाम। तो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है गेट का स्कोर? गेट का स्कोर 3 साल वैलिड होता है, जो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। ऐसे इंडिया में बहुत कम एग्जामिनेशंस होते हैं जिनके स्कोर वैलिड रहता है 3 साल के। और गेट एग्जाम क्लियर होने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो गेट के बेस पर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? गेट के बेस पे लाइक काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रेफर करते हैं अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में वर्क करने का, तो देयर आर चांसेस यू गेट इनटू अ PSU। सेकंड चांस, if you want to do MTech in India, तो IITs, NITs and other प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो गेट स्कोर वैलिड रखती हैं। एंड अगर तुम्हें थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड, थोड़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम नीति मुंबई भी प्रेफर कर सकते हो, वहां पर भी गेट स्कोर वैलिड रहता है। एक फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी रहता है, बिकॉज लाइक NSU, मेरा एक फ्रेंड है जो NSU में पढ़ रहा है थ्रू गेट, मतलब वो गेट के स्कोर से ही गया था वहां पर। NSU is a नेशनल सिंगापुर यूनिवर्सिटी। ये वेरियस अपॉर्चुनिटीज रहती हैं आफ्टर द गेट एग्जाम। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं, जैसे कोचिंग देना या क्वेश्चंस वगैरह लिखना, जैसे तुम लिख रहे हो क्वेश्चंस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब अगर हम किसी एग्जाम को देना मतलब देने जा रहे हैं तो हम मतलब मेरा मोटिव ये नहीं था एक्चुअल में, देखा जाए मेरा मोटिव PSUs था। काफी लोग मतलब उनका प्रेफरेंस ये नहीं रहता कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे, दैट इज एन सेकेंडरी ऑप्शन यू कैन डू। लाइक अगर तुम बहुत अच्छा नहीं अचीव कर पाए गेट एग्जामिनेशन में, लेकिन स्टिल यू आर बेटर, यू हैव अ गुड नॉलेज, यू कैन प्रोवाइड कोचिंग एट वेरियस ये एक कोचिंग सेकेंडरी इंस्टीट्यूट। करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो यू हैव सम अदर एजेस आल्सो। हाँ, मतलब वही मैंने जो पहले बताई वो आपको प्राइमरी थी, ये सेकेंडरी है जो तुम कर सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम हमारे चाहते हो स्टूडेंट्स पढ़ाना। जरूरी नहीं है कि सब स्टूडेंट उस लेवल तक पहुंच पाए, हमें सेकेंडरी अपॉर्चुनिटीज का भी पता होना चाहिए कि अगर वो नहीं तो क्या। Exactly. ऐसा तो नहीं कि हाँ लाइफ exactly. बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी उसके बाद। नहीं 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 नहीं, अगर तुम गेट जैसे बड़े एग्जाम में लिख रहे हो और उसकी मतलब ऑनेस्टली प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम कभी नहीं रुक सकते, आई कैन गारंटी यू। तो वही है, उसके बाद तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो, वहां पर क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, उसके भी पैसे मिलते हैं तुम्हें। अच्छा, एंड क्वेश्चन आजकल तो वैसे भी सब राइटिंग में कितना अच्छा स्कोप है, क्या कुछ पेमेंट मतलब कि कितना कमा सकता है एक आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वेश्चंस अगर लिखता है तो? मतलब जहाँ मैंने एक बार बीच में काम किया भी था तो वहां पर कुछ ऐसा रेट था कि जो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके अराउंड 300 रुपीज पर क्वेश्चन मिलता है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके 150 रुपीज पर क्वेश्चन मिलता है। अगर तुम सुटेबल बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो तो यू कैन अर्न अराउंड 40-50,000 इन 1 मंथ इजिली। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें पूरे दिन का टाइम उस पर डिवोट करना पड़ेगा, जस्ट 4 to 5 और 6 आवर्स मैक्सिमम तुम इतना डिवोट करके महीने के एंड में अपने अराउंड 50,000 अर्न कर सकते, इतना रहता है बिकॉज ऑफ दिस। यानी 40-50 हजार एक बच्चा अर्न कर सकता है उसके बाद भी। एग्जैक्टली, और वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अगर और क्वेश्चंस कर सकते हो तो तुम और अर्न कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटीज। एग्जैक्टली, वो तुम्हारा एक पार्ट टाइम रहेगा, तो वो उसको तुम एज ए पार्ट टाइम भी कर सकते हो। जैसे यानी स्टडी मैंने करते हुए, आपको बताया एजुकेशन कि करते हुए तुमने घर से पैसे नहीं लिए और यू वर सेल्फ इंडिपेंडेंट। हाँ एग्जैक्टली, लास्ट प्रिपरेशन में मेरे यही था कि मेरे को रियलाइज हो गया था बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत पढ़ लिया, अब उसको अप्लाई करने का टाइम है, अब उसके थ्रू कुछ पैसा जुगाड़ करने का टाइम है। मैंने वही किया एंड में जाके, और वो मुझे लगा कि बेस्ट डिसीजन था, मेरी लास्ट प्रिपरेशन था। एग्जैक्टली। सो हाउ वाज द एग्जाम प्रेशर? क्या मुश्किल था एग्जाम? इस साल का एग्जाम वाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन रियली? इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन। एग्जैक्टली, क्योंकि उससे पहले 2-3 साल पहले 18-19 का एग्जामिनेशन जो था गेट का, दे वर वेरी इजी, बहुत इजी थे। और जब कंपैरेटिव एग्जामिनेशन अगर कोई बच्चा ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहा है और उसके और एग्जाम जो है वो इजी आ जाए तो वो उसके लिए एक ड्रॉबैक होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे नॉन सिंसियर बच्चे भी होते हैं वो भी उसमें अचीव कर ले जाते हैं। लेकिन इस साल का एग्जाम टफ था, वो मेरे लिए मुझे लगता है कि बेस्ट थिंग रही, क्योंकि जो बच्चे नॉन सीरियस थे उनसे तो हिला नहीं, और जो थोड़े सिंसियर भी थे लेकिन कंसेप्चुअलाइज वर नॉट गुड, देयर कंसेप्ट्स वर नॉट गुड, तो कहीं ना कहीं वो लैक कर गए। ये तो वही बात होगी कि लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने कहा कि सब लोग प्रमोट हो जाएंगे तो पढ़ने वाले बच्चे बेचारे दुखी हैं,
और जो नहीं पढ़े थे वो खुश हैं। हाँ, और तो पढ़ने वाले यह हुआ था इस साल का एवरेज मार्किंग होगी। इस साल के एग्जामिनेशन में आपको मैं बताऊं कि काफी क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो गलत भी थे। अच्छा। काफी 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे, तो उसमें क्या हुआ, बच्चे डिमोटिवेट हो गए एग्जाम में बैठे बैठे कि यार ये तो हो नहीं रहा, ये तो हो नहीं रहा। तो उनको अब रियलाइज हुआ कि क्वेश्चन तो गलत है एग्जामिनेशन में। तो फिर उन्होंने हाथ पैर मारे। तो मतलब जैसे मेरे रिव्यूज है मेरे फ्रेंड्स के कि उनसे वो क्वेश्चंस नहीं हिले तो वो डिमोटिवेट हो गए। फिर तो उनसे जो ठीक भी होने थे वो भी गलत हो गए उस चक्कर में। टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया तो एक ही बट क्वेश्चन पे। टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया, मेंटल स्ट्रेस बन जाता है उसकी वजह से जब कोई क्वेश्चन ना हो तुमसे। ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा था एग्जाम में कि मैंने 1-2 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग से किए वो नहीं हिले। तो बट मैंने रियलाइज कर लिया था कि एग्जाम इस बार का बहुत टफ है, अगले जंप करता हूँ, दूसरे जो जो होते हैं वो बढ़िया से करता हूँ। मैंने वही किया। हाँ, उनको और छोड़ दिया। 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में, फिर बाद में ऐसा ऐसा आ गया। मैंने बताया ना वो आपको अभी करंटली बताया था कि वो एक अपनी जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी स्मार्ट हाउस सिस्टम की, वहां से थोड़ा सा लिंक्ड क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल गए मुझे, पता नहीं बाय गॉड ग्रेस आई गेस, कि फिर मैंने जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए ना, और दे वर वेरी टफ क्वेश्चन, तो मुझे रियलाइज हो गया कि अगर ये मुझसे क्वेश्चन हिल गया ना, आई एम इन द टॉप 100। तो मुझे वहीं से एक बूस्टअप मिल गया था, कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हो गया था कि नहीं अब तो कर लूंगा। बस अच्छा, फिर अब मैंने ये उसको एक अपने आप बड़ी को बड़ी हल्का रखा। अब मुझे मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उस केस में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आपका टाइम वहां वेस्ट हो गया, देखो निकल रहा नहीं, अब मतलब कि उस चीज को आप कैसे टैकल करेंगे? देखो एक से एग्जाम में ना, जब ऐसे बड़े एग्जामिनेशन में जब तुम मतलब मेरे हिसाब से तो ये सोच के जाना बहुत जरूरी है कि जितने मुझसे क्वेश्चन होंगे हम्म, वो मैं सबसे पहले अच्छे से विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट करूंगा। ये हम्म, बहुत जरूरी है। अगर तुम सोचते रह जाओगे कि एग्जाम में कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, अगर तुम क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते जाओगे ना, तो तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाना है। यानी ये सीरियल बहुत वाइज क्लियर फंडा क्वेश्चंस होता है, ना ये नहीं करें हम, पड़ेगा। क्लियर सीरियल वाइज क्वेश्चंस ना क्लियर करें, जो पहले हो रहा है उसको नहीं, पहले करें। अगर सीरियल वाइज भी करो, अगर तुमसे नहीं हो रहा उसके ऊपर दो, 1 आध मिनट दो तुम, और ज्यादा उसके ऊपर तुम्हें वो नहीं करना, फकम नहीं करना, मतलब दिमाग नहीं लगाना कि गलत हो रहा है, मतलब क्या क्यों नहीं हो रहा, ये सब नहीं सोचना। जो नहीं हो रहा तो छोड़ दो, अगले हम्म, क्वेश्चन में मूव ऑन करो और हम्म, उसको बढ़िया से अटेम्प्ट करो, हम्म, विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट करो, हम्म, तो वो क्वेश्चन निकल जाएगा। और जब हम्म। तुम्हारे पास एंड में टाइम बचे तो तुम बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये अच्छा, बहुत जरूरी होता है कि तुम कोई सोच लो लाइफ कि में जितना हुआ बहुत। इस पूरे ड्यूरेशन में, पूरे जर्नी में कोई टाइम ऐसा भी था जब तुम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए? एग्जैक्टली ऐसा टाइम था। मतलब लाइक मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज के टाइम फर्स्ट जब मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, तब मुझे लगा था कि लाइक हम्म, व्हाट इज हैपनिंग, कि अब क्यों नहीं हो रहा, मतलब मैंने तो इतनी मेहनत करी है। तो बट गेट उस फिर मतलब फिर मैंने आपको जैसा बताया ना कि 1-2 बुक्स पढ़ रहा था मैं, पॉजिटिव हैबिट, मतलब पॉजिटिव बुक्स पढ़ रहा था। एक बुक थी उसमें द पावर ऑफ हैबिट, तो हम्म, वो उसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी कि लाइक तुम अगर हैबिट मेंटेन करते रहते हो तो यू कैन अचीव एवरीथिंग। तो वही हम्म, चीज ध्यान रखते हुए, मतलब अभी एग्जाम की नोटिफिकेशन भी नहीं आई थी, लेकिन मैं तभी से लग गया था। मैंने कहा ये हम्म, हैबिट तो मेंटेन करके रखूं, हम्म, एटलीस्ट चलो रिजल्ट की बाद में देखी जाएगी। तो वो करके रख, मतलब वो पॉजिटिविटी बना के रखी अपने अंदर। हम्म, एंड और मैंने बताया आपको, मैंने एक पोएम भी पढ़ी थी कि उसकी 1-2 लाइनें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ हम्म। कि मतलब वो पढ़ते ही मेरे अंदर एक पता नहीं ऐसी सी रील आती थी कि हाँ मैं अब तो करना है। तो मतलब वो लोएस्ट पॉइंट में ना तुम्हें रियलाइज होना जाना चाहिए कि कहाँ से तुम्हें पॉजिटिविटी गेन करनी है और वहां से तुम्हें बहुत ऊपर उठना है। तो वो 2 लाइनें ऐसी थी, मैं मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा। हम्म, ये 2 लाइनें थी, बट मेरे अंदर मतलब ऐसे ऐसे खून में दौड़ गई ना, पता नहीं चला कि मुझे ऐसा लगा नहीं अब तो करना है, जो भी हो जाए कर। तो मेरी वही है, कहानी हर बंदे को हर, मेरी कहानी बस मुझे ही बतानी है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब हर बच हर प्रिपेयर, मतलब जो भी स्टूडेंट होता है उसके उसको खुद रियलाइज करना होगा उसको पॉजिटिविटी कहाँ से लेनी है, और हम्म। उसको चैनलाइज करना होगा कि अपनी प्रिपरेशन में कैसे घुस जाऊं मैं उसके अंदर और अचीव कर लूंगा। अच्छा, कोई पॉइंट ऐसा भी था जब लगा कि नहीं, बस अब मेरे बस का नहीं है, आई एम गोइंग टू क्विट? सच बताऊं तो मुझे मतलब 1-2 बार लगा भी था, मतलब ऐसा कि जब मैंने बताया आपको ये प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, मैंने कहा भाई इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ, छोड़ हम्म, देना चाहिए कि कोई और कुछ परस्यू करना चाहिए। तो फिर मतलब फिर धीरे धीरे मतलब ऐसा लगने लगा कि मतलब बहुत नेगेटिव फेस आने लगा, खुद पे डाउट आने लगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना कर रहा है तू। तो फिर
मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती थी, जैसे कि अपने पेरेंट्स से बात करो तो उनका समझ आता था कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे। तो वहां लगता था कि नहीं यार, अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पे ही नहीं खरे उतरेंगे तो क्या ही बात बनेगी। सब चीजें होती हैं कि तुम अपने आप को रियलाइज कराना होता है कि नहीं, यू कैन डू। तो फिर उसके बाद मैंने अपने आप को रियलाइज कराया, आई कैन डू मच बेटर। तो फिर मैं अचीव करता गया हर साल, फिर मेरी रैंक अच्छी इंप्रूव हुई। तो इस ईयर मैंने बहुत अच्छे से इंप्रूव करी, सक्सेस क्या की तैयारी मैंने। के टाइम अकेलापन भी महसूस होता था? एग्जैक्टली तो इसके लिए तो मैंने बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकाल रखा था। मतलब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो मैं वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ता था जाके। तो वहाँ पर आसपास स्टूडेंट्स होते थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो हम बीच में ब्रेक लेने के लिए चाय पीने जाते थे, तो उन्हीं से ही इंटरनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात होती थी। तो वो सोशल सर्कल बना के मैंने अपनी आइसोलेशन को खत्म कर रखा था। तो बस यानी आइसोलेशन वहीं तो से आता मैं है, लेकिन उसको खत्म करना जरूरी है किसी भी तरह से, अदरवाइज आप डिप्रेस हो जाएंगे। एग्जैक्टली तो ये वही। तो हर किसी के लिए, वो कहते हैं ना, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने सोशल सर्कल को, एक हेल्थी सोशल सर्कल, प्रोडक्टिव सोशल सर्कल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, पहला रिएक्शन क्या था जब गेट का रिजल्ट आया? एग्जैक्टली मैं बताता हूँ कि मैंने गेट रिजल्ट से पहले मुझे थोड़ी बहुत आइडिया था कि लाइक देयर वर प्रेडिक्टर्स आल्सो, वेरियस प्रेडिक्टर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के होते हैं। तो उसमें जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि मेरा इतना रिजल्ट आ रहा है, तो आई वाज शॉक्ड एक्चुअली। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड स्कोर, गुड रैंक, बट नॉट 24। मुझे नहीं था कि अंडर 50 आ जाएगी रैंक। सबसे पहले मैंने पेरेंट्स को फोन किया, तो मेरे को शायद इतनी खुशी नहीं हुई थी मेरे जितने पेरेंट्स को खुशी हुई। मतलब उन्होंने मेरे को याद है, मेरे फादर ने बोला था कि लाइक फाइनली यू हैव अचीव। तो उसी दिन ही मुझे रियलाइज हो गया था लाइक नाउ आई हैव अचीव। अब कि कुछ तो कर दिखाया है। मतलब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा हूँ, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। यही खुशी का टाइम होता है, यही तुम्हें रियलाइज करा देता है कि नाउ मतलब तुम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे खड़े हो गए हो, तो खुद जो भी एक्सपेक्ट करोगे ना जिंदगी में, वो अचीव कर लोगे। तो अब नेक्स्ट क्या है? कौन सी पीएसयू ले रही है आशीष को? अभी तो बहुत सारी पीएसयू लाइनअप में है। लाइक मेरी प्रायोरिटी वाइज भी काफी बहुत है। पोस्को है एक, पावर ग्रिड, आईओसीएल, ओएनजीसी एंड डीआरडीओ जो डिफेंस के लिए मतलब लोग जाने, मतलब रिसर्च के लिए वहां जाना बहुत प्रेफर करते हैं। इंडिया की यू कैन से टॉप नॉच एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। एंड देयर इज बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ सब जगह से कॉल्स हैं? लाइक कॉल्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मेरी रैंक अकॉर्डिंग टू माय रैंक में प्रीवियस ईयर के, मतलब प्रीवियस ईयर भी जैसे उनको कॉलिंग मिलती थी स्टूडेंट्स को, उसके अकॉर्डिंगली भी। तो मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम कॉन्फिडेंस की आएंगी मुझे कॉल। ओके, तो अभी कहाँ की तैयारी है? कुछ कॉल्स आई होंगी? अभी कॉल स्टार्ट नहीं हुई। मतलब एक तो कोरोना का सेशन बहुत ही, मतलब पूरी सब हर इंडस्ट्री को रोक के रखा हुआ है इधर। अपने हम लाइक जून में लास्ट ईयर तक कॉलिंग आ जाती थी और इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था। अभी इस साल कुछ नहीं हुआ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड सितंबर और नवंबर में सब स्टार्ट होगा। अभी कोई कॉल नहीं है मेरे पास। तो लाइक और भी मतलब मैंने एग्जाम फिल किए थे। लाइक देयर वाज ए टेक्निकल एग्जाम, गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम, दैट इज एलएमआरसी एग्जाम। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था अराउंड, मैंने AIR 5 अचीव की है उस एग्जाम में भी। तो मतलब अभी उससे भी कॉल आ गई है मुझे फाइनल। मतलब मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन है इन फ्यू डेज, तो वहां से ज्वाइनिंग आ जाएगी मेरी। तो मैं पहले तो वही प्रेफर करूंगा, वहीं जाऊंगा। उसके बाद अदर पीएसएस के। Congratulations, Ashish, for getting rank 5 in LMRC2 and getting a call from, what is the name of the company? लखनऊ मेट्रो। Lucknow Metro. Okay, congratulations, Ashish. लखनऊ मेट्रो। थैंक यू ज्योतिष। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। It was a nice meeting with you. इसी के साथ ही हम आज का सेशन क्लोज करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि हमारे ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा आज के वीडियो से। खास तौर पे हम लोगों ने इस चीज पे फोकस किया कि इंजीनियरिंग के बाद आपके पास क्या स्कोप है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से 2-3 बार देखें, आपको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग के बाद ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं बचा है। यू हैव स्कोप इफ यू आर टैलेंटेड एंड एफर्ट, इफ यू पुट एफर्ट्स इन योर फील्ड। तो मेहनतियों को भगवान देता है, तो मेहनत करना मत छोड़ें। सो इसी के साथ ही
Thank you for watching, everyone. Stay tuned. Bye bye.